वो कार्यक्रम है। आज हमारे बीच इंदु जी बारट चारण हमारे बीच पधारी हैं। आप हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। आपने संस्कृत में पीएचडी की है और आप यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी, गणित, संस्कृत आपके सर्टिफिकेट आपने लिए हैं। साथ ही आप पिछले 20 सालों से शिक्षण कार्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। भारत में संस्कृत भारती के सानिध्य में कई संस्कृत शिविर लगाए हैं आपने और शिक्षण कार्य किया है। आप गुरुकुल यूके नामक संस्था चलाती हैं जिसमें 100-150 बच्चों को भारतीय भाषाओं संस्कृति सिखाई जाती है। गुरुकुल यूके के भारत और प्रवासियों में भाषा को लेकर भारतीय डायस्पोरा के अंतर्गत एक सेतु का कार्य कर रहा है। इसके अलावा आप भारतीय विद्या भवन में भी हिंदी शिक्षण का कार्य करती हैं। आप लंदन में रहते हुए हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे भारतीय मूल्यों, भारतीय भाषा को जीवित रखने में अपना एक अमूल्य योगदान दे रही है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे अजमेर की मेयर कृष्णलता जी हाड़ा भी उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच अध्यक्ष चारण साहित्य शोध संस्था कंवर सिंह साहब हैं, कंवर प्रकाश भैया हैं, समाज के गणमान्य हैं, सभी लोग हैं, मीडिया से लोग हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का ये जो कार्यक्रम रहेगा, इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम स्वागत की परंपरा का निर्वहन करते हुए जो लोग भी हम सभी लोग अपनी तरफ से आपका स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले मैं माननीय अजमेर मेयर बलदेव मेयर साहब के स्वागत के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगी माननीय कंवर सिंह साहब से कि आप मेयर साहब को ये माला भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं प्रियाश्री जी हाड़ा से आग्रह करूँगी कि आप पधारें और इंदु जी बारट को पुष्प गुच्छ भेंट करें। अब मेयर साहब से आग्रह है कि आप इंदु जी का शॉल ओढ़ा कर स्वागत करें। अध्यक्ष महोदय कंवर सिंह साहब से आग्रह है कि आप इंदु जी को माला भेंट कर स्वागत करें। लखाव साहब से आग्रह है कि आप इंदु जी को राजस्थान की जो शान है वाली पगड़ी वो भेंट करें। आप हमारे भारतीय संस्कृति और हमारी भारतीय भाषा के लिए यूके में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आप जब भारत प्रवास पे आए तो आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे बीच पधारे। आज का कार्यक्रम में इसी स्वागत की परंपरा को आगे रखते हुए, क्योंकि हम सभी अपने लोगों का स्वागत करना ही चाहते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगे, सभी लोग वन बाय वन एक एक करके
कराएं। कमल प्रकाश भैया से आग्रह है। मोहन जी भाई साहब, आबेदकर साहब, रघुनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह साहब, सभी से आग्रह है एक बार राधेश्याम जी भाई साहब, सभी से आग्रह है कि सभी लोग हिंदू जी का जो भी स्वागत करना चाहते हैं। राजू जी, सभी लोग आ जाएं। सभी लोग आके माला अपने पास है। भगवती, महादेवी, सभी लोग आके स्वागत कर सकते हैं। माननीय सीपी देवल साहब हमारे बीच में आते हैं। सीपी साहब से आग्रह है आगे मंच पर पधारे। पद्मश्री सीपी देवल साहब, संपत प्रिया से भी आग्रह है कि आप शैलेंद्र जी वर्मा, दुर्गा प्रसाद जी, मेरू जी मुझे नरेंद्र प्रिया से आग्रह है कि आप पधारें। गजेंद्र साहब, शिवजी, घनश्याम साहब, सभी लोग, रामेश्वर, सभी लोग नीचे से आकर स्वागत कर सकते हैं। कुलदीप साहब, वीरेंद्र साहब, सोमवार मंगल देख आप अपनी सुविधा स्वागत की इस परंपरा के बाद हम सभी अजमेर वासी, साथ ही सभी समाज के हम सभी लोग अभिनंदन करना चाहेंगे हिंदू जी का। अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मैं आग्रह करूँगी अकाउंट साहब से। वो भी आ रही जिनका सम्मान होगा वो भी उस दिन पिछले कुछ दिनों से करना कोई ठीक आइए आगे एक कोरोना कालखंड के अंदर हमारे जो प्रवासी राजस्थानी जो रहते हैं ब्रिटेन में, उन्होंने कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। उसके बाद संवाद के कार्यक्रम शुरू हुए। उसके बाद हमारी अस्मिता के ऊपर ऑनलाइन सेमिनार हुए। उसकी मुख्य भूमिका निभाने में हिंदू जी की एक महती भूमिका थी। उसके अंदर हमने पता लगाया, मैंने कहा यह राजस्थान में जय हिंद की बेटी और ब्रिटेन में क्या कर रही है। पता लगा इनके पति तो वहां IT में है, पर ये जो काम करती है वो ये करती है कि वहां ब्रिटेन में संस्कृत, हिंदी, भारतीय जीवन पद्धति के सतत निरंतर वहां ब्रिटेन में काम कर रहे हैं। वहां के जो लोग यहां से चले गए उनके बच्चे हिंदी बोलना नहीं जानते, भारत के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको इस प्रकार का शिक्षण देने का काम भारतीय दूतावास भी आपकी सहायता लेते हैं। आप इस विषय को, हमारी भारतीय संस्कृति को, यहाँ के विचार
वहां के जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण काम सतत रूप से करती है। ये काम सामान्य काम नहीं है। और उसके बाद फिर अनेक गतिविधियों में होने के बाद अनेक प्रकार के पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया। और जब हमें ये पता लगा, कई बार हम लोग भी जुड़े ऑनलाइन आपके कार्यक्रम के अंदर, राजस्थानियों के कार्यक्रम में जुड़े, उसके बाद राजस्थान हमें जो कुछ कवि सम्मेलन हुए उनके माध्यम से जुड़े, कुछ और विषयों को लेकर के वहाँ से जुड़ने का सौभाग्य मिला। और जब पता लगा कि आप अभी भारत आ रही हैं, तो अनेक स्थानों पर आपका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, और एक तरह से हमारी प्रतिनिधि के रूप में वहां पर आते हैं। तो हम लोगों ने भी विचार किया, तो आमंत्रित किया कि आप एक दिन के लिए अजमेर आए। आज प्रातःकाल 11 बजे आप आए। 4 विद्यापीठ के बच्चों के साथ एक कार्यक्रम था। सामान्यतः भाषण होते हैं और भाषण नहीं। बच्चों ने सवाल पूछे, वहां हमारी संस्कृति, वहां हमारे रहने वाले लोग, वहां के लोगों का व्यवहार, वहां के लोगों का भेदभाव, वहां का खान पान, वहां की संस्कृति, और हमारे बारे में जब इतने साल हमारे यहाँ शासन करके गए तो हमारे बारे में उनका सोच क्या, वहां का इतिहास क्या, ऐसे एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आ गया। मैं ये कह सकता हूँ बहुत बेहतरीन प्रश्न। मैंने कई वर्षों बाद एक ऐसा कार्यक्रम देखा संवाद का कि जिसमें जो देश हमारे यहाँ 300-350 साल तक यहाँ पर शासन करके गया, आज उसके बारे में बहुत हमारे बच्चों ने बहुत सटीक और बहुत ही सारगर्भित और प्रासंगिक प्रश्न पूछे और आपने उनका उत्तर दिया। आपका अभिनंदन वाला कार्यक्रम है, तो अभिनंदन पत्र मैं पढ़ देता हूँ। अभिनंदन समारोह श्रीमती इंदु बालट, आपने हिंदी, संस्कृत तथा कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त कर संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास के काव्यों में दर्शन पर शोध कार्य कर रही है। आपने एग्रीकल्चर में एमपी किया, यूपी की सेवाएं प्रदान कर रही है। आपने यूनाइटेड किंगडम में अंग्रेजी, गणित तथा शिक्षण साहित्य सर्टिफिकेशन प्राप्त किया। आपने संस्कृत भारती के सानिध्य में संस्कृत शिविर लगाए। आप यूनाइटेड किंगडम में गुरुकुल यूके नामक संस्था का संचालन करती है, जिसमें विद्यार्थियों को भारतीय डायस्पोरा के अंतर्गत भारतीय भाषा और संस्कृति सिखाई जाती है। गुरुकुल यूके भारत तथा प्रवासियों में भाषा को लेकर भारतीय डायस्पोरा के अंतर्गत एक सेतु का कार्य आप करती है। पुरस्कार तथा सम्मान, भारतीय उच्चायोग लंदन से शिक्षण कार्य के लिए गिलक्रिस्ट सम्मान, अविरत साहित्य लेखन सम्मान, ज्ञानोदय साहित्य संस्था कर्नाटक द्वारा काव्य सर्जन सम्मान, इंटरनेशनल वुमेन अचीवर सम्मान, अमृता प्रीतम कवयित्री सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय वसंतोत्सव काव्य सम्मान, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा काव्य लेखन के लिए सम्मान, वैश्विक हिंदी संस्थान यूएसए द्वारा कविता हेतु सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद द्वारा गणतंत्र भारत सेवी सम्मान, भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा कविता पाठ हेतु सम्मान, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। आप राजस्थान एसोसिएशन यूपी में सक्रिय भूमिका निभा रही है। आपको बंबई में हिंदी अकेडमी द्वारा मातृभूषण सम्मान, विश्व कीर्ति नारी गौरव सम्मान प्रदान किया गया। आप सभी देशों के बीच भारतीय भाषा हिंदी व संस्कृत को पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आज हम आपको हमारे बीच पाकर गौरव की अनुभूति करते हैं। आपका अभिनंदन कर हम आपको सुखी व समृद्ध जीवन की शुभकामना करते हैं। जान साहित्य संस्था और हम सभी मैं निवेदन करूँगा महापौर जी, अमर सिंह साहब, सेना सिंह देव साहब, उप महापौर जी, ये मिलकर के सभी अभिनंदन पत्र आपको हैं। लखावत से मैं आग्रह है कि ऑडियंस अभिनंदन की परंपरा में शरीक हो। हार्डे जी से भी आग्रह है कि आप भी बना लें। डॉक्टर छोटी नहीं हो जाएगी। हम सभी अजमेर वासी इंदु जी बालट का स्वागत करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इंदु जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सभी का धन्यवाद।
वैसे तो स्वागत की परंपरा हो चुकी है, लेकिन लंबोदर राजा समिति के सदस्य भी आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो आप समिति के सदस्यों से आग्रह है कि आप पधारें और इंदु जी का स्वागत करें। आप सभी लंबोदर राजा समिति के सदस्य हैं। स्वागत अभिनंदन के सत्याग्रह उद्यान में बहुत काम है। अब मैं आग्रह करूंगी अध्यक्ष महोदय भवन सिंह साहब से कि आप शब्दों द्वारा सभी का स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय। आज के समारोह की मुख्य अतिथि आदरणीय इंदु जी बारट, समारोह के अध्यक्ष आदरणीय महापौर महोदय, आदरणीय रखावत साहब, आदरणीय उप महापौर महोदय, आदरणीय सीपी देवत साहब एवं इस समारोह में पधारे हुए सभी अतिथिगण, मैं इस भक्तिधाम सप्तदेवियों के प्रांगण में आप सभी का हृदय के तहे दिल से आप स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज इंदु जी इस प्रांगण में पधारी है। हमारे यहाँ नारी को देवी के रूप में ही संबोधित किया जाता है, पुरुषों को कभी देवता के रूप में संबोधित नहीं करते, परंतु कोई भी सभा होती है तो ये जरूर कहते हैं सज्जनों और देवी, क्यों? तो यानी हर देवी ने संबोधित होती है। आज देवी के प्रांगण में आप सभी लोग बैठे। मैं जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता आदरणीय सरोज जी ने और आदरणीय रखावत साहब ने और अभिनंदन पत्र हमने आपको भेंट किया है। आप बहुमुखी आया बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। आपने हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो संस्कृति का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में जो काम कर रही है, इसके लिए मैं आपको हृदय के तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बल के वयके विभवते विद्या के नहीं होगी, अति पूर्व सुबल बुद्धि बल पूर्व कर्म हो। ये जो चीजें हैं ये न तो बल से आती है, न विद्या से आती है, न उम्र से आती है। जो अत्यंत पौरुष यानी जिसे प्रखर बुद्धि और अनेक आयों में काम करने वाले का जो कार्यक्रम होता है, ये पूर्व जन्म के कर्मों का प्रकाश है। यानी हम पूर्व जन्म में इस प्रकार के कर्म करते आए, क्योंकि अपन कितने भी शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो इस जन्म में क्योंकि भाषाएं इतनी है, भाषण को ही नहीं पढ़ पाते आपको एक पूरी, तो आप शास्त्र को क्या पढ़ाएंगे? उनमें कितने शास्त्र लिखे हुए हैं भाषा में, यानी हजारों भाषाएं, हजारों भाषा में हजारों शास्त्र लिखे हुए हैं, तो उनका ही अध्ययन करने जाएंगे तो नहीं जाएंगे। परंतु हमारे महापुरुष जैसे जिनको मानते हैं, महात्मा गांधी है, गोस्वामी तुलसीदास है, कबीर है, ये पढ़ाई से नहीं हुई। कबीर ने तो यहाँ तक लिखा है, मसी कागज छुइयो नहीं कलम कहीं नहीं हाथ। मैं तो मसी कागज को छुआ ही नहीं, कलम को हाथ में नहीं लगाया, परंतु वो जो आप लिख करके गए हैं, बड़ी बड़ी डिलीट हो गई, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने डिलीट की है, हिंदी के सबसे बड़े पुरोहित, और उनके लेखन को, उनकी घटनाओं को आज तो कोई समझ नहीं पाया। तो कहने का मतलब है ये विद्या, ये गुण, ये प्रतिभा, ये पूर्व जन्म के कर्मों से प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। और मैं ये सोचता हूँ कि आदरणीय इंदु जी पर प्रभु की कृपा है, और उस कृपा से इनको ये सब प्राप्त हुई है, क्योंकि हम जिससे प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के ऋण होते हैं, हर आदमी जन्म लेता है 3 ऋण लेके पैदा होता है। एक होता है पितृ ऋण, पिता ने आपको उत्पन्न किया, माता पिता का ऋण है आपको। दूसरा ऋण होता है देव ऋण, यानी प्रकृति से, समाज से आपको जो कुछ मिला है, जब तक आप समाज का उत्तरदायित्व पूरा नहीं चुकाओगे तो आपका वो ऋण रहेगा, समझिए। तो इस प्रकार से पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, समझिए। तो ये एक तरह का देव ऋण है, और आपने जो प्राप्त किया है तो आप समाज को दे रही है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और मैं
सबसे ज्यादा तो हिंदू जी को इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी संस्कृति को आप दिन दिगंत में यानी विदेशों में इस संस्कृति को इस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रही है, इसको फैला रही है। वैसे तो ये सनातन संस्कृति है और सभी धर्मों की और सभी संस्कृति की जड़ में, क्योंकि आप सब लोगों को विदित है हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक सनातन, इसका नाम सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है। यानी सभी जितने धर्म पैदा हुए हैं, जितनी संस्कृतियां पैदा हुई है, सब इस धर्म से ही ग्रहण की है। सनातन यानी सनातन धर्म ऐसी चीज कोई नहीं है। महाभारत में जिनकी टीका हमारे आदरणीय सीपी देवल साहब ने लिखी है, उसके पहले श्लोक में उसमें लिखा हुआ है कि महाभारत में जो चीज है वो विश्व में जो भी चीज है इसके अलावा कोई नहीं, यानी विश्व की कोई ऐसी चीज नहीं तो महाभारत नहीं। यानी हम कोई चीज प्राप्त करते हैं, कहते ये हमने आविष्कार कर दिया, ये हमने ढूंढ लिया, तो ढूंढ लिए उनके वचन जैसे गीता जी के वचन कृष्ण ने उपदेश दिया था, शब्द ब्रह्म है, वो तो ब्रह्मांड में घूमता रहता है, इसके यहाँ आके क्लिक कर जाए माइंड में और उसके मन में बोले कि ये मैंने नया निकाल लिया, जबकि सब कुछ इसमें, यानी हमारे विद्वान इतने विद्वान थे कि उन्होंने जो कुछ लिख दिया तब उन्होंने साथ निकाल लिया, ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि किसने कहीं साधिकार का मैंने भी एक लिख दिया है, इसके अलावा आप कहीं भी ढूंढने चले जाओ, इसके बाद आपको कोई चीज नहीं मिलेगी। इतना बड़ा हमारा सनातन धर्म है, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार आप कर रही है। और इस प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि जीवन में तीन ही मुख्य है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति। यदि जीवन में तीन चीज है तो हम सुखी हैं, हम प्रसन्न हैं। मैं आपकी सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और साथ ही मैं हिंदू जी से आशा करता हूँ कि हमारा साहित्य बोर्ड संस्थान भी अपना काम कर रहा है। आदरणीय रंधावा साहब ने फिर इसको गति देने के लिए और देवल साहब ने वापस आगे बढ़ाने के लिए आगे किया है। हम चाहते हैं कि इसके विकास में, इसके उन्नयन में जो भी सहयोग आपसे अपेक्षित है, मैं आशा करता हूँ कि आपका सहयोग हमें मिलेगा और हम इस दो साहित्य संस्थानों में देवल साहब जो हमारे पद्मश्री हैं और राजस्थानी साहित्य पर आपने बहुत कुछ काम किया है, मैं आपसे यह आश्वासन चाहूंगा कि शोध संस्थान को आप इस प्रकार से खड़ा करें जैसे महाभारत की टीका में आपने लिखा है मेरे व्यास में, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थानी साहित्य की कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जो साहित्य शोध संस्थान में नहीं, विश्व का राजस्थानी के बारे में नहीं और चार साहित्य के बारे में कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहे तो ये हमारा साधिकार हो कि शोध संस्थान में सब कुछ है, और यदि शोध संस्थान में नहीं है तो विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों? विश्व की हर धरोहर, हर संस्कृति इस शोध संस्थान में विद्यमान हो। अंत में मैं सभी महानुभावों का जो कि इस हमारे कार्यक्रम में पधारे उनका आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से हिंदू जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे शोध संस्थान को समय दे करके हमें कृतार्थ की। मैं पुनः आपके लिए अभिनंदन करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। साथ में मैं आपसे भी आज्ञा भी चाहूंगा कि मुझे कहीं आगे मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं आपके यहाँ उपस्थित हुआ और मुझे अवसर मिला और मुझे आपका स्वागत करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। उन्हें आपको धन्यवाद। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। सामान्यतः कार्यक्रमों में भाषण होता है तो एक तरफा बात होती है, मंच वाले लोग ऐसा सुनते हैं। तो हम लोगों ने जो कार्यक्रम का नियोजन करते थे तो ये विचार किया था कि क्यों नहीं संवाद का कार्यक्रम। आप पिछले 15-20 वर्षों से उस देश में हैं जिस देश में 300 साल तक हमारे पे शासन किया और वहां सक्रियता से काम करना। तो मैं चाहता हूं कि इधर से सवाल, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा समाधान का विषय हो, वह चले और उसके बाद हमारी क्या अपेक्षा है इससे, उस पर डॉक्टर चंद्रप्रकाश सिंह देवल अपनी बात में आपको जी निवेदन किया तो वो कुछ उनको इस बारे में संबोधित करेंगे। मैं चाहता हूँ कि
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर PhD के अंतिम वर्ष में है संजय। मैं संजय जी से चाहूँगा कि पहला अपने प्रश्न विषय मैं चाहता हूँ कि इसको बात ले लें। अब सवाल इससे नमस्कार इंदु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे चारण साहित्य शोध संस्थान है, तो राजस्थानी भाषा और राजस्थानी संस्कृति के विकास में चारण साहित्य शोध संस्थान की क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? साथ ही जो ब्रिटेन की जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, जो विश्वविद्यालयों की जो प्रमुख जो लाइब्रेरियाँ हैं, जो वहाँ पे जो पुस्तकालय हैं, उनके अंदर जो सामग्री है, जो राजस्थानी साहित्य, राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई है, उनका किस तरह से उपयोग हो सकता है, इसके बारे में आप अपना मत दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने कि मेरा ये मानना है कि जैसे यहाँ हुआ है वहाँ पे भी होना चाहिए, कि चारणों के बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए कि चारण क्या है। और वहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम या फिर जो बड़े बड़े संग्रहालय हैं वहाँ पे चारणों के बारे में किताबें हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पे भी है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान वगैरह जो बड़े बड़े हैं उन सब के बारे में वहाँ पे बड़ी मतलब बुक की लाइब्रेरी वगैरह सारा वहाँ पे व्यवस्थित है। तो मेरा मानना है कि यहाँ जो चारण शोध साहित्य संस्थान है उसके थ्रू यहाँ की किताबें भी वहाँ तक पहुँचाए, तो हम जैसे यहाँ से हाई कमीशन को दें और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें सारी। सवाल पूछिए, अब आप जो चाहें सब पूछिए सवाल। आइए चलो सब अपना अपना वैसे आना चाहिए, सब बात होगी। मैं मुझे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ जो विदेशी मूल के जो निवासी हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में उनकी उत्सुकता, उनकी जानने की इच्छा में उतनी प्रबल है जितने वहाँ भारतीय लोग रहते हैं, या वो नहीं जानना चाहते भारतीय सभ्यता के बारे में? नहीं, वो जानना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की ज़्यादा उत्सुकता है क्योंकि उनके लिए नई चीज़ है भारतीय संस्कृति। यहाँ से जो गए हुए प्रवासी वो तो फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं या उनकी पीढ़ी जानती है, लेकिन जो वहाँ फॉरेन बॉटम है उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, वो सीखना चाहते हैं। क्या उनका रिएक्शन रहता होगा जब सुनते होंगे पृथ्वीराज के बारे में, राणा प्रताप के बारे में? बिल्कुल, उनके पास में बुक मिलेगी। जैसे मेरे पास में बहुत स्टूडेंट्स हैं, एडल्ट स्टूडेंट, उनके पास में बुक्स हैं, बाकायदा पृथ्वीराज चौहान की बुक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं और फिर मुझे बताते हैं कि आपके वहाँ राजस्थान में इस तरह का है, तो बहुत उत्सुक रहते हैं नई चीज़ जानने के लिए। आ सकते हैं सवाल यहीं से, तो बेटा आसानी से हो जाए। मैडम जैसे साहित्य के लिए इधर देखिए, इधर श्रुति के आधार पर श्रुति यानी कहना और सुनना को साधारण पुस्तकों का संचालन किया जाता था, फिर हैंड रिटन बुक्स हुई और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। अभी वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि नई विधा रही है और वर्चुअल बुक्स एक प्रकार से इंटरनेट और इन सब चीजों का एक प्रचलन बढ़ रहा है। तो हम राजस्थान के लोग, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के लोग या एक प्रकार से भारत जैसे देश में भी इस विधा का बखूबी किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, इससे कैसे लाभान्वित हुआ जा सकता है, इसके बारे में एक टैब आता है इंग्लिश करके, उसमें आप कैसे भी कहानी जो है इंग्लिश करें वो पढ़ सकते हैं। तो अगर इंग्लिश का जो अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें या हिंदी की राजस्थान की जो बुक्स है उसको अगर हम किंडल में डालें
भी अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि अपने रामायण और महाभारत है, इसमें सब कुछ साथ करके थे। श्री सीवी साहब ने इसके बारे में बताया क्या वो उस चीज में क्या विश्वास करते हैं, अपनी धार्मिक आस्था के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या धार्मिक आस्था रखते हैं, जिस पर भारतीय लोग रखते हैं, रामायण महाभारत को सर्वोत्तम वस्तु मानते हैं, अपनी पुस्तक मानते हैं, उसके बारे में क्या विचार है? बिल्कुल, वो हर धार्मिक पुस्तक आपको पढ़ना है, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, क्योंकि उनको एक उत्सुकता रहती है कि हम भारतीय की संस्कृति से हम जुड़े रहे हैं हमेशा। तो उसके बारे में कि रामायण में क्या हुआ था, हमारे लिए कोई नई चीज़ है, हम उसको पढ़नी चाहिए, हम उत्सुक रहते हैं। अगर हमें किसी अन्य चीज़ के लिए करें तो इसी तरह वो लोग भी बहुत उत्सुक रहते हैं। हम धार्मिक यहाँ भी जो जितनी धार्मिक पुस्तक है उनको हम पढ़ते हैं। अगर उसका हिंदी अनुवाद है तो उसको हिंदी अनुवाद करनी पड़ेगी, अगर संस्कृत में है गीता तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन यह है कि हाँ, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है अपने भारतीय जो धार्मिक पुस्तक है उनके बारे में। मेरा आपसे एक प्रश्न था कि आपने विभिन्न क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल करी है, परंतु ऐसा क्या विषय था कि आपने चारण योग संस्थान और जो दूसरी आपकी संस्था के प्रति आपका लगाव था, तो आपने यही क्यों चुना कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? ऐसा विशेष क्या कारण है इसके पीछे? क्या उत्सुकता थी? इसकी उत्सुकता जानना चाहेंगे हम लोग? नहीं, समाज के प्रति जो मेरी कर्तव्य है कि मैं समाज से ही हूँ, ये मेरा समाज ही मेरा परिवार है। मैं चाहूँगी कि इस चारण साहित्य शोध संस्थान के द्वारा जो यहाँ की जो चारण की जो भी है बुक्स वगैरह उनको मैं वहाँ तक पहुँचा पाऊँ और मैं मेरे परिवार को आगे लेके जाऊँ। इसी तरह अगर समाज को ऊपर तो देश को हम लोगों ने जिस प्रकार से भी मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से ब्रिटेन में भारतीय मूल का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, ये उत्सुकता हम लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो क्या ऐसा माहौल वहाँ भी इस प्रकार का है? वहाँ के माहौल को लेकर के है या भारतीय माहौल को लेकर? देखिए, वहाँ पे भी हर पार्टी यही चाहता है कि वहाँ जो विशेष नागरिक है वो ही बने, क्योंकि वो भारतीय है, भारतीय मूल के आदमी है, उनके जो दादा वगैरह है वो भारत से उठे हुए हैं। तो हर आदमी यही चाहेगा कि नहीं, कितने दिनों जो अंग्रेजों ने शासन किया था वहाँ भारतीय मूल का आदमी आना चाहिए, और वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। मुझे लगता है वो अच्छे से चला सकेंगे। एक बार परिचय भी कराते रहे, बोलने जो सवाल वाले तक और सबके साथ एक बार राधे श्याम राजकीय महाविद्यालय से सेवा करें। हम अपनी श्रेष्ठता विदेशों में भी स्थापित हो इसके लिए प्रगतिशील हैं, लेकिन कई बार कहाँ हमारे अपने यहाँ पर भी हम अपने परिवार में अंग्रेजी आचार विचार, अंग्रेजी भाषा, ये सब अपनाते जा रहे हैं। जब जिस तरह संख्या बढ़ रही तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ व्यवहार में हम अपनी श्रेष्ठता को पहले अपने आप अपनाएं और फिर बाद में उसका प्रचार प्रसार बात बिल्कुल सही बात है। लेकिन
इतिहास का पितामह कहते हैं उनको, उनका लिखा इतिहास का वहाँ पर रह जाता है राजस्थान का। उन्होंने जो राजस्थान के बारे में लिखा वो इंडियन पाठ्य पुस्तकों में है अभी। पाठ्य पुस्तकों में GCSE तक तो नहीं है, जो वहाँ पे 10th 11th वहाँ तक तो नहीं है, लेकिन आगे है उनकी स्टडी। और मैंने देखा वहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में वहाँ पर उनकी किताबें हैं। मैं एक जानकारी देना चाहता था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर कुछ समय राज किया। हमारे साथ में वो यहाँ पर अंग्रेजी छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन को अंग्रेजी पढ़नी भी पड़ रही है और अंग्रेजी के हिसाब से चलना ही पड़ रहा है। वहाँ पर आपने जिस तरीके की आपके पास डिग्रियाँ हैं और जिस तरीके की आप अपने संस्कृत के ऊपर शोध कर रही हैं, संस्कृत के ऊपर वहाँ पे लोगों को पढ़ा रही हैं, तो वहाँ के लोगों के अंदर संस्कृत को भाषा को लेकर किस तरीके की उत्साहित है इसके बारे में? और बिल्कुल वो ये मानते हैं कि एशियन जो हमारी लैंग्वेज है उसको मतलब जानना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर जो राष्ट्रीय जो है उसमें 3 भाषाएं, अपनी मातृभाषा को और अपनी देश की नेशनल भाषा और एशियन भाषा, इन तीनों का जरूरी है ज्ञान। तो वो ये चाहते हैं कि हिंदी सीखते सीखते हमें संस्कृत भाषा का भी ज्ञान हो, क्योंकि जो रामायण काल में जो श्लोक चला है वो जाता है कि एक अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो बहुत दूर करते हैं वहाँ पे एक संस्कृत स्कूल चल रहा है सेंट जेम्स करके, वहाँ पे केवल संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है और कुछ कोई किसी लैंग्वेज नहीं, तो वहाँ के बच्चे प्रॉपर संस्कृत में बात करते हैं। साहित्यकार के रूप में पूछना चाहूँगा कि जैसे भारत में कोई भी कंट्री साहित्यकार के रूप में किसी भी कोने में वो वहाँ के परिवेश से प्रभावित साहित्यकार जो लिखता है वो ऐसा ही होता है उसके समाज में कहीं भी विचरण होता है, या उसकी भौगोलिक परिस्थिति उसके बाद में होता है, या उसकी राजनीतिक परिवेश की जो परिस्थितियाँ विचार भारतीय साहित्यकार का अत्यंत सम्मान है। उनको एक तरह से एक साधु संत के रूप में जाना जाता है, एक अच्छी विद्वता के रूप में एक अच्छी पहचान मानी जाती है, समाज उसको पहचान देता है। शांति का उनको सर्वोपरि रहा है। देवल साहब के हमारे यहाँ विराजमान है तो हम सदैव उनको प्रेरणा स्वरूप मानते हैं साहित्य में। वहाँ आप रहते हैं, वहाँ रहते हुए उन परिस्थितियों में जीवन जीते हुए उनकी वैचारिक जो सामाजिक समरसता है उसमें अपने आप को ढूंढते मिलते हुए कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी भारतीय जो साहित्यिक परंपराएं हैं उनमें वो चीज़ें श्रेष्ठ नहीं है जो उनमें, या उनमें और अपने जो सामाजिक जो साहित्यिक समरसता है उसमें अपन किस तरह से पाते हैं कि हमारा साहित्य श्रेष्ठ है या उनका भी साहित्य श्रेष्ठ है, या आपका सम्मान जैसे हम यहाँ करते हैं या मान लो साहित्यकार का सम्मान होता है, वहाँ लोग किस दृष्टि से साहित्यकार को देखते हैं, वहाँ जैसे कौन से पुरस्कार है किन आधार पे दिए जाते हैं और उसमें से कभी किसी भारतीय को भी मिलता है, इस तरह का हमारा एक सवाल है। और रही बात की वहाँ पे जैसे यहाँ पे अभी मैंने लखनऊ से दिखाई का चंद्रप्रदा एक नगर बना हुआ है, उसी तरह वहाँ के जो बड़े बड़े राइटर और उनके गाँव से हो तो लोग देखने जाते हैं। पूरा पर्यटक करके शेक्सपियर विलेज है तो पूरा पर्यटक क्या वहाँ देखने जाते हैं, उनका जन्म का क्या क्या उन्होंने कैसे किताबें लिखी उसका पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यही आज बोलती और यही चाहती हूँ कि अपने जो भारत के जो बहुत बड़े बड़े राइटर उनके नाम से नगर या ऐसा बसे कि लोगों को पता चले। और साहित्य आपने कहा बात साहित्य की, तो वो वहाँ के जो राइटर है वो भी उसी तरह से जो समाज में घटित होता है उसी के बेस पे वो भी कहानियाँ लिखते हैं, वैसा ही नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा साहित्य श्रेष्ठ साहित्य है। एक छोटा सा सवाल, संस्कृत, हिंदी और डींगल तीनों शाश्वत भाषाएं रही हैं, इनका समागम शायद चारण समाज के अलावा नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में क्या इतिहास में मेरी डींगल वहाँ दर्ज है? नहीं, डींगल ये भाषा विदेशों में मुझे करते हैं, ये लोग तो भी जाते हैं इसको आगे में ही बची है। हाँ, तो इसको आगे करने के लिए मुझे लगता है अपने समाज को कुछ करना चाहिए। जिस देश में 200 साल में आपने देश का राज किया है
देश में आप रहते हैं, तो वहाँ पर भारतवर्ष जो आम भारतवासी है उनके खिलाफ उनकी व्यवहार किस प्रकार है, और आपका उनकी जो सरकार है आपके मतलब वो रखती है किस तरह का वो रखती है, मतलब बिल्कुल वहाँ पर भेदभाव नाम की चीज़ ही नहीं है। किसी भी चीज़ की मल्टीकल्चरल है वहाँ पे लोग, ऐसा नहीं कि भारतीय है इसको नहीं होगा या ये दूसरे अलग अलग कंट्री से, ऐसा कुछ नहीं है, सब समान है। और ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू है मुस्लिम ऐसा जाति कभी वहाँ कहीं नहीं है। सरकार की तरफ आपका कोई सहयोग मिलता है सरकार की ओर से आपको? हाँ, अभी तक ऐसा स्पेशल तो कुछ दिया नहीं, पर मॉडल सपोर्ट हमेशा रहता है। जैसे अगर हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तो अगर वहाँ के एमपी को बोलेंगे तो बिल्कुल चल के आते हैं, बिल्कुल सपोर्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम निकालते हैं कि ये लोग अपनी जो देश की भाषा है उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ग्रैंड भी दी जाती है मदर टंग के लिए। जैसे काउंसिल बनी हुई है छोटी छोटी, जैसे यहाँ पे स्टेट होती है वहाँ पे काउंसिल होती है, तो वो लोग फंड देते हैं अपनी मातृभाषा के प्रचार के साथ। और कोई सवाल? जिज्ञासा समाधान। भारतीय मूल के जो निवासी हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से विमुख होकर जो पाश्चात्यकरण की ओर मुड़ रहे हैं, क्या हमारी किसी को संतान में कार्यरत है तो उन्हें मैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवित कर सके और उनको पुनः एक बार भारतीय सभ्यता संस्कृति में जोड़ने का प्रयास करें। हाँ, वहाँ हर जाति की जैसे समाज के बने हुए अलग अलग एसोसिएशन बनी हुई है, तो अपने त्यौहार जितने भी हैं वो सब वहाँ मनाते हैं। राजस्थान कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा वहाँ एसोसिएशन है जो साल में 3 या 4 प्रोग्राम करते हैं, जिससे वो सारे राज्य से वहाँ पे जुड़े हुए हैं। वही पहनावा, वही बोलचाल की भाषा, वही पंगत में खाना पंगत में बैठे उसी तरह से वो सारा व्यवहार करता है। इसीलिए आगामी हमारी पीढ़ी है वो चीज़ को देखती है तो वो अट्रैक्ट होती है राजस्थान की तरफ, वो जानना चाहती है कि राजस्थान का ऐसा क्या है कि अभी भी हम उस चीज़ को फॉलो करना है। मंच से भी अगर कोई प्रश्न मुझे एक सवाल मेरे भी आपसे देश का एक सवाल भारतीयों के अलावा मुझे दूसरे सवाल में लगता है तो क्या वो भी अपनी संस्कृति और त्योहार को अपनाते हैं? जी बिल्कुल अपनाते हैं, वो बहुत शौक से आता है कि नई चीज़ करके, जैसे वहाँ पे होली सेलिब्रेशन होता है, ऐसा नहीं है वो होली इस डे वहाँ पे सॉन्ग या सैटरडे संडे जो भी हो, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे बहुत अंग्रेज आते हैं होली मनाते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं। जैसे दिवाली में तो दिवाली को खूब प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और वो हमारी कम्युनिटी में आते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। किसी का कारण ये है कि हमेशा भाषण होते रहते हैं, तो इस बार ये तय किया कि सुबह के सत्र में भी कोई भाषण नहीं रखा और केवल जिज्ञासा समाधान अपना प्रश्न जो भी प्रासंगिक प्रश्न है और कोई प्रश्न हो तो करना। जब तक विचार करिए, इंदु जी यहाँ से गई और वहाँ रहते परिवार की वहाँ मैं ये पद से डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी देवर हमारे बीच में, ये वहाँ रहकर हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये क्या अपेक्षा है? मैं चाहता था इस विषय पर वे हमारा मार्गदर्शन करें डॉक्टर चंद्रप्रकाश जी। सम्माननीय हिंदू जी और मेरे नगर के महापौर, जिनके ऊपर ये दायित्व आता है कि सामान्यतः हम लोग जो अभिनंदन करते हैं किसी शहर में, तो उसमें यदि महापौर की उपस्थिति होती है तो उसे पूरा नगरीय अभिनंदन माना जाता है, क्योंकि वो मेरे यहाँ की प्रथम नागरिक हैं। तो वो आज आए, मुझे इस बात को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ये रुचि ली कि बाहर से जो आई हुई विद्वान हैं उनके लिए उनके अभिनंदन में उन्होंने अपनी शिरकत की और अपनी पूरी भागीदारी की। मित्रों, यूँ तो मुझे पता है हमारे यहाँ के
जितने भी समाज में अच्छे काम करने वाले और साहित्य को भी प्यार करने वाले लोग जो यहाँ जमा हैं। अभी मैं जब ये देख रहा था कि जो सवाल जवाब हो रहे थे, जो संवाद हो रहे थे, असल में हम लोगों के साथ में दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान जितना अंग्रेजों के बारे में जानता है, अंग्रेजी साहित्य के बारे में जानता है, ऐसा कोई साहित्यकार अंग्रेजी साहित्यकार नहीं होगा जिसके बारे में भारतवर्ष में लोगों का ज्ञान न हो। बल्कि वो यहाँ तक कि वो पिछले 100 सालों से लगातार, आज़ादी के बाद में भी लगातार जो MA इंग्लिश लिटरेचर में जो लोग पढ़ते हैं, उन लोगों को शेक्सपियर से लगा करके और सारे के सारे लोगों को, जॉन कीट्स को, अब मैं अब नाम नहीं बताऊंगा आपको, जितने भी वहाँ पर बड़े लेखक अब तलक हुए उन सब को पढ़ते हैं, उन सब का साहित्य पढ़ते हैं और उन लोगों को हम इतना जानते हैं कि मेरे लिए बहुत शर्म की बात है ये बात कहते हुए कि हम अपने लेखकों के बारे में जितना नहीं जानते उससे अधिक हम उन लोगों के बारे में। ज्ञान कहीं से भी आता है तो अपने दरवाजे और अपनी खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही कहा और वो सब भी जो भी गुणी आदमी होगा या जो भी थोड़ा बहुत सेंसिटिव आदमी होगा वो यही कहेगा कि हमें जानना चाहिए कि क्या है कि जो मानव मूल्य है मित्रों, जिस तरह इंदु जी बता रही थी कि ऐसा वहाँ पर भी है, मनुष्य तो सब जगह, सारे मनुष्यों के वहाँ हाथों पाँवों में 20 अंगुलियाँ हैं और उनके हेड के नीचे सर है, हमारे यहाँ साफे के नीचे सर है, कोई फर्क नहीं। और वही मानवीय मूल्य है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवता का अधिकार, डेमोक्रेसी और जो शांति, युद्ध की विरोध करना, तो ये जितनी भी जो मानवीय मूल्य हैं वो सारे के सारे मानवीय मूल्य वहाँ पर तो हैं ही जितने हमारे यहाँ मौजूद हैं। इसलिए ये कोई अजूबा नहीं होना चाहिए कि ये कोई बहुत कोई एलिस इन वंडरलैंड में नहीं है, ये कोई दूसरे ग्रह से नहीं आई, ये इंग्लैंड से है। तो इंग्लैंड को हम जितना जानते हैं संभवतः मतलब हालांकि और दूसरे देश भी जानते होंगे, क्योंकि इनका तो राज ऐसा रहा है कि जिसमें सूर्यास्त नहीं होता था। तो यूनियन जैक के अंडर में कोई आप कल्पना करें 2/3 विश्व पर इन लोगों ने राज किया। लेकिन इन लोगों के जो कारनामे जब हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि इन्होंने भारत के साथ क्या व्यवहार किया। हम लोग बहुत मोटे मोटे रूप में हम लोगों को ये बताया जाता है कि ये लोग बहुत सभ्य लोग हैं, इन लोगों ने हमारे लिए रेल लाए, इन लोगों ने हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं की, इन लोगों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया। लेकिन वस्तु स्थिति में जब ये शासक थे मित्रों, वो हम लोग बहुत कम जानते हैं और वो कम इसलिए जानते हैं कि हम हमारा इतिहास कम जानते हैं। अगर आप 1857 की क्रांति को समझ जाएं और उससे पहले के 100 वर्षों को समझ जाएं तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि अंग्रेज किस किस्म का व्यक्ति था। अंग्रेज वैसे बहुत सुसंस्कृत लगता है बाहर, उसकी जो इमेज है वो बिल्कुल वैसी रही, लेकिन जब वो राजा था हमारे यहाँ और जब उसने यहाँ भारत के साथ जो व्यवहार किए हैं बहुत ही अक्षम्य व्यवहार किया। लेकिन अब वो दिन थे चले गए, अब हम आज़ाद। एक दूसरी बात, जब ये बात बार बार पूछी गई कि वहाँ क्या इसको लेकर के क्या सोचा जाता है, तो मैं जानता हूँ ये बात को कि जितना हम उनके बारे में जानते हैं उसका 10% भी वो नहीं और 10% से ज़्यादा वो जानने की चेष्टा भी नहीं। ये बात अलग है कि जब वो राज कर रहे थे तब उन्होंने कई तरह से घुमा फिरा कर करके एक नया विषय उन लोगों ने इजाद किया और उसका नाम था इंडोलॉजी। और उसको लेकर जोन से लगा कर करके कई विद्वान वहाँ से हमारे यहाँ, कई लोग ऐसे आए जो मेरे यहाँ रामायण पर रिसर्च करने वाले थे। कई लोग ऐसे आए क्योंकि उन लोगों को असल में यहाँ की संस्कृति को समझ कर करके यहाँ के आदमियों को जिनको रूल करना है, जिनको शासन करना है, उनकी प्रकृति को समझ कर करके वो जो राजा थे, इनके जो शासक करता थे, उन शासकों को
ये समझाना था कि यहाँ पर ये सेंसिटिव बात है, यहाँ पर ये सेंसिटिव बात नहीं है। तो उनका जो इंटरेस्ट रहा हमारे यहाँ, वो सिर्फ यहाँ तक ही रहा कि इंडोलॉजी क्या है, यहाँ के लोग क्या हैं, इनके पर्व क्या हैं, इनके बिलीव्स क्या हैं, इनके रीति रिवाज क्या हैं। तो ये ठीक है। अब उन लोगों ने जो काम, ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बनी हमारे यहाँ पर बाहर के लोगों ने, ग्रियर्सन ने हमारे यहाँ पर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का काम किया, बड़ा काम था। लेकिन मैं ये फिर भी ये कहता हूँ कि हम जो आज जो भारतवर्ष जो अंग्रेजी की तरफ दौड़ने लगा है, बल्कि आँख भी नहीं, चकचकी लगाए हुए देखता रहता है, तो ये तो हम लोगों के लिए, इनके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, तो हम लोगों के लिए है कि हम लोग अपने को भी तो जाने इतना का इतना। जैसे अभी भंवर सिंह साहब ने एक श्लोक महाभारत का उन्होंने कोट किया। महाभारत जैसी पुस्तक मित्रों, मैं ये इसलिए नहीं कहता कि वो मेरे भारत में लिखी गई, संभवतः संसार की किसी भी भाषा में इस तरह का ग्रंथ नहीं लिखा, जिसमें 100 से अधिक नायक हो, जिसमें हजारों सालों की जो सभ्यता है उसकी कहानी हो, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 क्षेत्र हैं जिनको सबसे पहले भारत ने ही खोजा। ये लोग तो मोक्ष में भी विश्वास नहीं करते रहे, अंग्रेज तो, लेकिन ये जो 4 बड़े क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के अंदर उसने ये कहा कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों क्षेत्रों में जो कुछ भी ज्ञान, जिज्ञासाएं, खराबियाँ, जो कुछ भी हैं, वो तो तुम्हें इस महाभारत में मिल जाएगी। जो इसमें नहीं है वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मतलब वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्र में कहीं एग्जिस्ट नहीं है। तो हम लोग कोई बहुत कम पढ़े लिखे या बहुत कम ज्ञानी या बहुत ही जाहिर, जैसे कि 47 में कहा गया कि हमने भारत को आज़ाद किया तो ऐसा है, सपेरों का देश है, फलाना है, अनपढ़, इतने स्नेक चार्मर हैं वहाँ, ये यहाँ पर मंत्रवादी हैं, इतने अंधविश्वासी हैं। हमारी जो इमेज बनाई गई पूरे के पूरे विश्व में, वो बहुत ही अलग किस्म की इमेज थी। सवाल अब यह है कि अब ये आज़ाद है तो हम भी आज़ाद। अगर इनके यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं तो मेरे यहाँ पर भी लेखक लिख रहे हैं। ये इन बातों को मत सोचिए कि एक रविंद्रनाथ को नोबेल प्राइज़ मिला और दूसरे लोगों को नहीं मिला। मेरे महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। नोबेल प्राइज़ तो लेव टॉल्स्टॉय को भी नहीं मिला, एंटन चेखव को भी नहीं मिला, जो कि जिनको सबसे पहले मिलना चाहिए था, और जिन को मिला है उनकी भी वस्तु स्थिति हम जानते हैं। और विशेषकर जब हम उनको पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि वो कितने गहरे मानी हैं। सवाल ये है कि माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा, अभी रखाल साहब ने ये बात कही कि हम लोग अब कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में, जब इंदु जी हमारे परिवार के सदस्य हैं और वो वहाँ हैं, तो उनका क्या सहायता ली जा सकती है या उनसे हम क्या अपेक्षा करें। अव्वल तो मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा का पूरा जीवन ही हम लोगों को समर्पित कर देंगे, उनके अपने काम हैं, वो अपना काम करने के बाद जितना समय निकालती हैं और अब उनकी रुचि के अनुसार एक काम किया जा सकता है कि भारत और इंग्लैंड की मित्रता के लिए कुछ एक संस्थाएं बन सकती हैं। जैसे पहले हमारे रूस और भारत की मित्रता के ऊपर और बाहर अन्य देशों के साथ भारतीय मित्रता के कई एक संस्थाएं बनी हुई। तो ये जब वहाँ राजस्थान का काम देखती हैं और ये राजस्थान के बारे में वहाँ पर ऐसा माना जाती है, जो राजस्थान के लिए जो संस्था बनी हुई है उसमें बहुत एक्टिव हैं, तो एक तो ये कि उनके हवाले से हम लोगों के साथ ना, जैसा कि अभी थोड़ा सा बताया गया, आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। और आदान प्रदान में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ विशिष्ट है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे यहाँ पर प्रदर्शन योग्य है, जो हमारे यहाँ लोगों को सिखाने योग्य है, वो सब हम लोग इनके मार्फत से या उस संस्था के माध्यम से हम लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं। और जुड़ करके एक पुलिया जो होता है, जहाँ पर दोनों संस्कृतियों का आवाजाही हो। ऐसा नहीं होता है कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भाई 50-50% लव है,
तो 50% से एक लड़के ने पूछा कि आपका आशय क्या है। उन्होंने कहा मेरी तरफ से तो 100% है, आपकी तरफ से 0 है, तो 2 से भाग देते हैं तो 50% हो जाता है। तो ये वाला रेशियो तो चलेगा नहीं, वो रेशियो चलेगा जिसमें दोनों और 50-50 हो। आप कालिदास पर अपना शोध प्रबंध कर रही हैं, कालिदास में विभिन्न दर्शन कौन से हैं इसके बारे में सोच, मैं नहीं जानता इनके गाइड कौन है, लेकिन फिर भी यदि एक व्यक्ति 2022 में कालिदास के बारे में सोचता है, निसंदेह वो भारतीय है, इसलिए उसके मन में, उसके जीन्स में, उसकी परंपरा में कालिदास का अपना स्थान है। कालिदास भारत की उन मूर्धन्य लेखकों में से, कवियों में से एक है जिस पर भारत अब तक गर्व करता रहा है और संभवतः आगे आने वाले 1000 वर्षों तक उस पर गर्व किया है। ये भारत वो देश है मित्रों कि मैं कभी कभी मित्रों से पूछा करता हूँ, मैं आपको 6 महीने का समय देता हूँ, कोई मुझे ये बता दे कि कालिदास की नगरी में, कालिदास का समकालीन उज्जैनी नगरी मान लो, तो उज्जैनी नगरी का नगर सेठ कौन था। अगर आप 6 महीने का समय देता हूँ, अगर आप इसको ढूंढ के मुझे बता दें तो ये अकिंचन आपका गुलाम। ये भारतवर्ष ने उन्हीं लोगों की कदर की, बल्कि उस समय का राजा कौन है, ये भोज राजा तो लोग का साथ जुड़ गया इसलिए हम कहते हैं भोज है, हम राजा नहीं जानते। हम नगर श्रेष्ठ कौन था, कौन पैसे वाला था, कौन अंबानी था, कौन टाटा, कौन बिरला था, नहीं जानते। लेकिन हम ये जानते हैं कि उज्जैनी के एक छोटे से एक मोहल्ले में कालिदास रहते थे, और नगर में रहते हुए भी जब वो कण्व ऋषि और उनका जब अभिज्ञान शाकुंतलम जी लिखते हैं, या जब मतलब उनकी अद्भुत पुस्तकें हैं मित्रों। जब आप कल्पना करें, एक मुझे उनकी एक नज़ीर में हमेशा देता हूँ उनके उससे ऋतु संहार से, जिसमें वो कहते हैं एक बार कि ऐसी गर्मी पड़ रही है, हिंदुस्तान में गर्मी ज़्यादा ही नहीं, ऐसी गर्मी पड़ रही है कि सांप है वो अपना फन फैलाए हुए जीभ से, जब ज़्यादा गर्मी निकलती है तो गर्मी होती है तो सांप अपनी बॉडी का टेम्परेचर बनाने के लिए जीभ को बाहर निकालता है और बाहर की हवा से अपने आप को एक्लेमेटाइज करता है, अपने आप को ठीक करता है। वो कहता है कि उसके फन के नीचे एक मेंढक बैठा है, वो उसने भी मुंह खोल रखा है और वो भी हाँफ रहा है। उसके ऊपर एक नेवला है, उस नेवले ने भी मुंह खोल रखा है। उस नेवले का जो शत्रु है वो भी उसके ऊपर है, सबसे ऊपर शेर है, उसने सबने अपने अपने मुंह खोल रखे हैं और इतना निदाग है, ऐसी गर्मी है कि सब ये भूल गए हैं कि कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है, कौन। तो जो मौसम की चर्चा करने के लिए कालिदास जिस युक्तियों का जिनका प्रयोग करते हैं मित्रों, यही स्थिति अब आज के इस कठिन दौर में है। सब अपने अपने सांस लेने में महदूद है, सब अपने अपने घर को बनाने में महदूद है। हम लोग बाहर जिस तरह से वो गर्मी के आतंक से बाहर कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, हम एक बड़े अजीब समय के संकट में से गुजर रहे हैं कि जब हमें अपने अलावा कुछ नहीं दिखता। कुछ लोग हैं मेरे देश में भी, और वो इन दिनों बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम लोग अभी पिछले दिनों आपने घर घर तिरंगा और ये जो बातें देखी होंगी, तो हमें लगा कि हैं कुछ लोग जो अपने अलावा राष्ट्र की चिंता भी कर रहे हैं, दूसरे लोगों की चिंता भी कर रहे हैं और विशेषकर राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से इनके लोगों के यहाँ पर भी यही समय है, पर ये लोग थोड़े से एफ्लुएंट हैं, ये लोगों के पास में वो संकट नहीं है जो भारत के पास संकट है, क्योंकि भारत तो अपनी गरीबी से ही बाहर नहीं निकल पाता। बल्कि मेरे यहाँ तो जहाँ जहाँ अंग्रेज काबिज रहे उनकी कृपा रही, चाहे बिहार हो, चाहे नील की खेती करवाने के लिए वहाँ गए हों, चाहे कलकत्ता रहे हों, श्रीमान का जहाँ जहाँ विराजना रहा वहाँ का बंटा ढार हो गया। और वो अब तक 1000 साल भी आगे, और मैं नहीं कहता कि अब तो हम लोगों को भी कुछ न कुछ करेंगे, हम होंगे कामयाब और हम उस गरीबी से निकलेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ उनका पग फेरा रहा राजस्थानी में कहूँ, तो वहाँ बंटा ढार, वहाँ कोई फसल नहीं हुई।
और वहाँ के लोग अब तक यंत्रणा और वो सब भुगतते हैं। इनके संसद में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक बहस में ये बात कही गई कि हिंदुस्तान में जितना चंगेज खान ने, जितना हमारे आतताइयों ने जितना भी लूटा इस हिंदुस्तान को, उससे कई गुना अधिक ये सब भी अंग्रेज भारतवर्ष को लूट कर इंग्लैंड में, हम उसका बदला नहीं ले रहे। हम तो यही चले, हमें तो इस बात की भी खुशी है कि 300 साल तक हम यहाँ रहे, भारतीय मूल का एक आदमी एक दिन जाएगा तो सही, वहाँ तो बैठेगा तो सही, हालांकि वो भारतीय मूल का आदमी है, भारतीय नहीं। हम तो इस बात में भी संतोष करें तो इंदु जी यदि माँ हैं और ये अगर ये चाहती हैं कि हम लोगों के बीच में कुछ संबंध बने, तो ऐसे कई क्षेत्र हैं, साहित्य का क्षेत्र है, संस्कृति का क्षेत्र है, शांति का क्षेत्र है। तो हम लोग अगर इस तरह की कोई संस्था जो आदान प्रदान के क्षेत्र है, एक बंधु ने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या वहाँ की लाइब्रेरियों में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, क्या उनकी क्या स्थिति है। तो मैं आपको ये बात बता दूँ, तो मैं तो कभी इंग्लैंड गया नहीं हूँ और उनकी सारी लाइब्रेरियाँ देखी नहीं है मैंने, लेकिन मैं बहुत विनम्रता से एक दावा कर सकता हूँ कि भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें हो सकती हैं, कला के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संभवतः ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा कि जिसमें हमारे यहाँ का जो अच्छे शास्त्र हैं जो वो नहीं ले गए। और ऐसा का ऐसा हाल अमेरिका में भी है, क्योंकि मेरे पिछले दिनों पद्म भूषण कोमल कोठारी एक दिन बात बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं काबू पर एक रिसर्च कर रहा था, तो मैं ढूंढते ढूंढते वो जब अमेरिका गए तो अमेरिका की सेंट्रल लाइब्रेरी में उनको पाबू जी के ऊपर एक किताब मिली और उन्होंने कहा ये भारत में नहीं है, वहाँ। तो ऐसी कई मेरे यहाँ की बहुत नायाब पेंटिंग, उदयपुर स्कूल की कई पेंटिंग कर्नल जेम्स टॉड ले गए, उनको महाराजा ने भीम सिंह ने प्रेजेंट दे दी, क्योंकि ये उन दिनों बहुत शिष्टाचार भरी मुलाकातें होती थी। वॉरेन हेस्टिंग्स जितनी सामग्री ले गया हमारे यहाँ से कला की, उतनी संभवतः एक आदमी के बस की बात नहीं होती, अगर वो यहाँ का शासक नहीं होता तो नहीं ले जा सकता। एक मेरे यहाँ उदय प्रकाश है, उसने एक बहुत ज़बरदस्त कहानी लिखी है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। तो ये लोग जो जागरूक लोग हैं, मैं उस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के उसी हॉल में गया हूँ जहाँ पर जेम्स ने कर्नल जॉन्स ने आकर करके इंडोलॉजी के बारे में काम किया, वेदों के बारे में बहुत सारे काम किए, संस्कृत के बारे में काम हुआ। तो मित्रों ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये इसमें कोई अंग्रेजों की नवैयत नहीं है कि उन्होंने संस्कृत के ऊपर काम किया। संस्कृत में दम है, लैटिन में दम है इसलिए हम लैटिन सीखते हैं, फ्रेंच में दम है इसलिए हम उस भाषा को सीखते हैं, स्पेनिश को सीखते हैं क्योंकि उसमें दम है, वहाँ का साहित्य है। तो वो सारी के वो जो ज्ञान किसी भी भाषा में हो, वो भले नीचे पड़ा हुआ हो, तब भी हम उसको दाना जो गोबर में गिर जाता है, हम भारतीय उसको उठा करके धो करके उसे सलाम करते हैं। तो वो जो संस्कृत में हमारे यहाँ जो ज्ञान था, चाहे पानी नहीं हो, कोई नहीं कर सकता ये काम मैं जो आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में हम लोग दोनों अच्छे अपने अपने क्षेत्रों में समृद्ध लोग हैं। आप अगर बहुत ही उत्सुकता से चाहती हैं तो हम लोग बहुत उत्सुकता से उसका स्वागत कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में एक ऐसी मित्रता की एक संस्था बने जो आदान प्रदान का काम कर सके, जो हम दो संस्कृतियों के बीच, बल्कि राजस्थान के बीच ही से एक पुलिया बनाने का काम कर सकें। अगर हम ये कर सकेंगे तो इंदु जी का यहाँ आना, इंदु जी का राजस्थान के प्रति प्रेम और हमारा इंदु जी के प्रति जो प्रेम है, ये दोनों ही सार्थक होंगे। धन्यवाद। नए शहर में 68 में पढ़ने के लिए 32 साल को और इस 54%। अफवाह को छोड़ दें तो संभवतः मैं आज पहली बार एक ऐसे कार्यक्रम में जिसमें हम हमारी यहाँ से क्या है बाहर रहते हैं, वहाँ के बारे में और यहाँ के बारे में प्रश्न पूछे गए, इस तरह का मार्गदर्शन हुआ।
संभवतः एकेडमिक काम, शैक्षणिक काम या लीग से हटकर काम हम इस काम को जारी रखते हैं। जब कभी भी अपन सब मित्र या बैठे हैं, जब कभी भी ऐसे कोई व्यक्तित्व आए या ऐसा विषय आए तो हमको ऐसे विषय पर चर्चा करनी चाहिए। उस पर चर्चा के बाद उसमें से कुछ समाधान, उसमें से कुछ डिस्कस, उसमें से आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। और जब रश्मि ने जिस प्रकार का हमारा मार्गदर्शन किया है, निश्चित रूप से इस दिशा में कुछ काम करने के लिए आगे आप नहीं है, निश्चित रूप से अगली बार जब ये आए या हम वहाँ जाएंगे से बैठ करके तो 4 लोग और आगे बढ़े और ज्ञान के आदान प्रदान की दिशा में कुछ काम कर सकें। महापुरुष जी हमारे बीच में है, मैं महापुरुष जी से निवेदन करूँगा दूसरा इस अभिनंदन समारोह में अपने काम वहीं से आज के संबोधन समारोह में हमारे कुछ कलाकार और मंच पर आकर हमारे सम्मानीय प्रोग्राम के सभी आज के इस भक्ति धाम में जो प्रोग्राम लगा साहित्य का, तो जो हिंदू ने जो वहाँ विदेश में रहकर जो काम करते हैं भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, तो मैं इनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद क्योंकि एक भारतीय महिला जो विदेशों में जाकर जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ाने में लगी हुई है, तो जो हमारे साहित्य है उसको भी आगे बढ़ाने में वहाँ पर लगी हुई है। तो इतना ही कहूँगी और आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं ऐसा आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। इतना ही कहूँगी, धन्यवाद। जी ये जो कुछ दूसरा सत्र है, पहले सत्र में छात्राओं के साथ में कार्यक्रम था, तो मैं आपको सही कर रहा हूँ। मैं खुद अपने आप को ये समझता हूँ कि कुछ पढ़ता रहता हूँ, कुछ समझता रहता हूँ इसके साथ, तो ये जो पढ़ते हैं वो भी कुछ उनको ट्रांसफर होता रहता है। परंतु आज बच्चों ने जो सवाल पूछे, मैं आपको सही कर सकता हूँ, उनको ऐसा लग रहा था कि किसी देश की संसद में बैठे हुए तो 10-10, 20-20 बार चुने हुए समय पर सवाल पूछते हैं। इस प्रकार के सवाल आपने उतनी ही गंभीरता से, उतना ही प्रासंगिकता के साथ तथ्यों के साथ उसका उत्तर दिया था। तो आज का ये दूसरा सत्र आपका हो रहा है क्रांतिकारी के लिए पृथ्वीराज स्मारक आप जाकर के आए हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के इस निर्भर के कार्यक्रम के बारे में और सब कुछ सुनने के बाद में आपका क्या कहना है? मैंने भाषण शब्द कहीं नहीं बोला, ये ध्यान रख सकते। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी धन्यवाद सरकार कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप लोगों के बीच में मिलने का मौका मिला आप लोगों से। फिर सुबह जो बच्चों ने सवाल किए बहुत ही अच्छे थे कि किस तरह से हमारी स्कूल की एजुकेशन होती है, किस तरह से हमारा रहन सहन है, जैसे छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे क्वेश्चन रहता है उसी तरह से हमारे बच्चे थे बहुत अच्छे तरीके से। फिर हम पृथ्वीराज चौहान के जो सवाल के वहाँ देख भी रहे तो ऐसा लगा कि मैं यही पूछती सर से कि आपको एक थॉट आया कहाँ से, कि जो बहुत ही अतुल्य लोग कराई इन्होंने जो बनाई है जगह जगह, क्योंकि अब आगे जो पीढ़ी है उसको पता चलेगा कि ये जो समाज में किस बारे में क्यों बनाए, क्योंकि इससे हमारी भारतीय संस्कृति विदेशों में भी जाएगी। ये बहुत ही अच्छा इनका मुझे लगा। अभी हम एक जगह और जाएंगे, वहाँ भी समाज देखेंगे। और अभी आप लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगा मैं समाज में एक परिवार में आ गई हूँ। तो और मैं यहाँ चाहूँगी कि जहाँ यहाँ चारों छात्रावास है, तो अगर आपको वहाँ पे कोई स्टडी या किसी भी चीज़ में कुछ जानकारी चाहिए या वहाँ आना है तो मैं वहाँ पे हूँ। आप ऐसे समझे कि आपकी बहन वहाँ पे है तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब जरूर वहाँ अपना जैसा भी हो सोचना आप सब चाय के साधन आमंत्रित है ना, चाय बनाओ चाय।